हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज आप मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 देखेंगे। इस लेक्चर नंबर 9 में 1934 से 1942 मतलब आप कह सकते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से लेकर आपको 1942 तक। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। बार बार वहां से क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है। तो चलते हैं, पहले हम आपको पीडीएफ दिखा देते हैं किस प्रकार से आपको पीडीएफ क्रिएट किया गया है। डायग्राम भी दिया जाता है, फिगर भी दिया जाता है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। इसको बनाने का मेरा एक ही मकसद रहता है कि पेपर के टाइम इस पीडीएफ को काफी कम समय में आप रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन वीडियो देख लिया करिए, तभी आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि जो मैं बता दूंगा तो आप जब वहां पर पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में रहेगा, हाँ ये इसी प्रकार बताया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इस पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम का चैनल दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। जो बच्चे नए होंगे उनको बता देना चाहता हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है पीडीएफ पूरी तरह से। जाकर टेलीग्राम चैनल से वहां पर डाउनलोड कर लीजिए और उसको रिवीजन के फॉर्म में बार बार रिवीजन करते रहिए। सिलेक्शन अपने आप जितना रिवीजन करेंगे उतना आप सिलेक्शन के नजदीक जाएंगे। हाँ, दो चीजें आपको हमें बतानी थी। कुछ बच्चे कह रहे थे सर ये पीसीएस का पेपर पोस्टपोन होगा या नहीं। देखिए, काफी चैनलों ने ये बताया है कि पीसीएस पोस्टपोन होगा नहीं होगा, ये है बस थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर दिए होंगे बहुत लोग। लेकिन हमने इससे रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बनाया है। ठीक है ना, मैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाना भी चाहता हूँ, क्योंकि हाँ उस पर बहुत ज्यादा व्यू आ जाएंगे, ये आ जाएगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको वो डिस्ट्रैक्ट ही करेगा। ठीक है, अब मतलब आपको आपके लक्ष्य से वो भटकाएगा ही। सिर्फ आप यही याद रखिए करिए, कोई भी आप देखिए लाइफ में हमेशा यही याद रखिए करिए, जब तक ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए तब तक हमेशा उसी के अकॉर्डिंग तैयारी किया करिए। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ही बताया था आप सबको कि जब तक ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए तब तक आप ओल्ड डेट के अकॉर्डिंग ही तैयारी किया करिए। इसलिए थोड़ा सा हमने ये भी बता दिया था कि हो सकता है पेपर एक्सटेंड हो जाए, दिसंबर में चला जाए। हाँ उसका चांस है, मैं नहीं कह रहा हूँ उसका चांस नहीं, उसका भी चांस है। लेकिन उसको हमने इसलिए बताया था ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो चुके सके। ठीक है, लेकिन हमने ये भी कहा था, लेकिन जब तक आपके ऑफिशियल पेपर नोटिस ना आ जाए आयोग से तब तक आप ओल्ड डेट के अकॉर्डिंग ही तैयारी करिए। ठीक है, हाँ और दूसरी आपको नोटिस ये देनी थी कि जो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है, इसके बाद सभी बच्चों का मैसेज आया था कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। दूसरा सब्जेक्ट आपका साइंस स्टार्ट करने जा रहा हूं, उसमें बायोलॉजी होगा। क्योंकि अभी बच्चों का पेपर है बीपीएससी का। बीपीएससी में आप देखेंगे बायोलॉजी से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, एक वेटेज होता है बायोलॉजी का बीपीएससी में। ठीक है, तो बीपीएससी में आपका या पीसीएस में कहीं भी देख लीजिए, आप यूपी पीसीएस में देख लीजिए या बीपीएससी में देख लीजिए, सबसे ज्यादा बायोलॉजी का वेटेज होता है आप केमिस्ट्री फिजिक्स के कंपेयर में। ठीक है, तो अभी मैं बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहा हूं। जो लोग आंसर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में बायोलॉजी देखना चाहते हैं, एक प्लेलिस्ट पड़ा है, उसमें हमने डिटेल में समझाया है क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में जितना भी आपका घटना चक्र के क्वेश्चन है। ठीक है, वो अब हैंड रिटन नोट्स में आएगा। ठीक है, तो दोनों आप देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं, अब हम शुरू करते हैं। हो सकता है आपका ज्यादा टाइम लगा हो। ठीक है, मैं यही बताना चाहता हूं, कई बच्चे बार बार कमेंट करते हैं ठीक है कि पेपर क्या होगा, ये तो ये आप ये सब किसी का वीडियो मत देखिए, सिर्फ आयोग के नोटिस का वेट करिए और आप ओल्ड डेट के अकॉर्डिंग तैयारी करिए। ठीक है, यही अगर आप फॉलो करते हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो ये थोड़ा सा आपके लिए निगेटिव होगा। ठीक है, तो मैं जो बताता हूँ सही आप ही के लिए बताता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर देखते हैं आज यहाँ क्या है। ठीक है, देखिए खुदाई खिदमतगार आंदोलन, पिछले में इसमें थोड़ा सा छूटा था खुदाई खिदमतगार, इसको हम देख लेते हैं। देखिए जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन है इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए गए हैं, हो सकता बार बार पूछ लिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखेंगे कि ये एक अहिंसक आंदोलन था। अब देखिए कैसे अहिंसक आंदोलन था, ये भी आपको देखिए कुछ चीजें रटने की जरूरत नहीं होती है, कुछ चीजें थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे आपने आप आ जाएगा। देखिए ये अहिंसक आंदोलन क्यों बना। देखिए अहिंसक आंदोलन ये ऐसे था क्योंकि जो इसके अध्यक्ष थे, मतलब जो इसके कर्ता धर्ता थे, कौन थे इसके कर्ता धर्ता, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। ये किससे प्रेरित थे, ये गांधी जी से प्रेरित थे। अब जो गांधी जी से प्रेरित होगा वो हिंसक थोड़ी होगा, वो तो अहिंसक ही होगा। तो याद रखेंगे
ये गांधी जी से प्रेरित थे और ये इनका जो आंदोलन था एक अहिंसक आंदोलन था। तो ये भी क्वेश्चन में आपकी स्टेटमेंट में आ सकता है कि खुदाई खिदमतगार जो आंदोलन था ये किस प्रकार का आंदोलन था। तो ये किस प्रकार से का आंदोलन था, ये अहिंसक आंदोलन था। अब देखिए ये भी हमने कॉन्सेप्ट, अब ये देखिए ये भी कॉन्सेप्ट वही गांधी जी वाले कॉन्सेप्ट से यहाँ लिखा गया है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग से समर्थन प्राप्त करने में विफल। ठीक है, देखिए हमेशा जो कांग्रेस था और अखिल भारतीय जो मुस्लिम लीग था वो दोनों में 36 का आंकड़ा मतलब बहुत मतलब ज्यादा दोस्ती यारी नहीं थी। ठीक है, सिर्फ दोस्ती यारी 1916 में हुई थी, इसके बाद मतलब 1916 से 22 तक ही हुई थी, इसके बाद दोस्ती यारी नहीं हुई कभी। ठीक है, तो याद रखेंगे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग से समर्थन प्राप्त करने में विफल, क्योंकि ये गांधी जी से प्रेरित थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, इसीलिए इन्होंने अपना समर्थन भी नहीं दिया। किसने, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग से समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था, ये भी याद रखिएगा। आंदोलन औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हुआ था। ठीक है, तो मतलब औपचारिक रूप से, पूरी तरह से नहीं, ऑफिशियल नहीं, औपचारिक रूप से बता दिया गया कि ये कहां पर, ये कांग्रेस में ही शामिल था। ठीक है, क्योंकि ये गांधी के आंदोलन से ही प्रेरित था, गांधी मतलब उस समय कांग्रेस। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। अब देखिए पुरुषों ने वर्दी के रूप में चमकदार लाल शर्ट और जबकि महिलाओं ने काले कपड़े पहने थे। तो पुरुषों ने क्या पहने थे, चमकदार लाल शर्ट पहने थे और महिलाओं ने क्या पहने थे, काले कपड़े पहने थे। इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन इसको बोला जाता है। ठीक है, तो लाल शर्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका नेतृत्व उत्तर पश्चिम प्रांत के एक पश्तून स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, खान अब्दुल गफ्फार खान को अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है, तो अन्य किस नाम से जाना जाता है, सीमांत गांधी नाम से जाना जाता है। वर्ष 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खान और अन्य नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, कब, 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खान और अन्य नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो अभी अगर आपसे कोई पूछे खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेता कौन था, आप बताएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको बोला जाता था सीमांत गांधी। ये किस प्रकार का आंदोलन था, अहिंसक आंदोलन था। क्यों, क्योंकि गांधी जी से प्रेरित था। तो मतलब इनके जो ये खान अब्दुल गफ्फार खान थे, ये गांधी जी से प्रेरित थे। ठीक है, अब इनकी वर्दी क्या थी, तो लाल शर्ट, महिलाओं काले कपड़े पहनते थे, महिला जो थी काला कपड़ा पहनती थी और पुरुष लाल शर्ट। ठीक है, मुस्लिम लीग से इनको समर्थन नहीं प्राप्त हुआ था। ये 1929 में इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था, खान अब्दुल गफ्फार और इनके अन्य नेताओं को। कांग्रेस में औपचारिक रूप से शामिल। तो खुदाई खिदमतगार के बारे में सिर्फ इतना याद रखेंगे बस। ठीक है, यहीं से आपके क्वेश्चन बार बार बनते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो अभी जो आपका टॉपिक चल रहा था वहां से देखते हैं। अब देखिए यहाँ से आपके कहाँ पे ज्यादा आता है, यहाँ कांग्रेस जो सोशलिस्ट पार्टी, यहाँ से बीपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन आता है। क्यों बीपीएससी में आता है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण इससे जुड़े थे। ठीक है, अब देखिए पहले आप सोचिए कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो 1934 में है, इसकी रूपरेखा क्या है। अब देखिए जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा ये कांग्रेस से अलग जाकर ये पार्टी बनी, तो आप एकदम गलत हैं। ठीक है, कांग्रेस का ही एक अभिन्न अंग था। अब देखिए किस प्रकार से अभिन्न अंग था, ये देखिए मैं बताता, देखिए अगर जो भी कांग्रेस का मेंबर नहीं है वो इसका मेंबर नहीं हो सकता था। ठीक है, सोचिए कितनी लॉयल्टी थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में, और कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस मेन पार्टी थी उसमें कितनी लॉयल्टी थी। तो अगर जो उसका पार्टी का अध्यक्ष है, मतलब वो सॉरी मेंबर है, वो भी इसी का मेंबर हो सकता था। बिना, अगर उसका मेंबर नहीं है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो इसका मेंबर नहीं हो सकता था। तो इससे ये पता चलता है कि ये क्या, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एक अभिन्न अंग है। ठीक है, एक अभिन्न अंग है किसका, नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो ये 1934 में फॉर्म हुई थी। अब देखिए इसकी अगर पृष्ठभूमि देखें, ये किससे प्रेरित हुआ था, ये 1927 में एक अधिवेशन हुआ था। कहां पर, अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब इसमें ब्रुसेल्स में ये अधिवेशन हुआ था। इसमें किस प्रकार का अधिवेशन था, ये जो उपनिवेशिक नीतियां थी उसके विरोध में ये आयोजन हुआ था। जो उपनिवेश इंडस्ट्री ये सब ज्यादा वो फैला रहे थे, इसके विरोध में जो अधिवेशन हुआ था
ये कब हुआ था? 1927 में जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर भाग लिए थे। ठीक है, अब ये तो पहला वाला ये कॉन्सेप्ट हो गया कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर गए थे ब्रुसेल्स में भाग लेने औपनिवेशिक नीतियों के विरोध में। ठीक है, दूसरा ये है यहाँ पर कॉन्सेप्ट, 1927 में जवाहरलाल नेहरू कहाँ पर दौरा किए थे? सोवियत रूस का दौरा किए थे। अब देखिए, सोवियत रूस का दौरा किए थे, उस समय सोवियत रूस उस ज्यादा फोकस कर रहा था किस पर? समाजवादी पर, सोशलिस्ट पर, ठीक है, समाजवाद पर। तो ये वहां से भी प्रेरित हुए। ठीक है, तो जब वहां से ये दोनों लोग प्रेरित हो गए तो यहाँ पर क्या हुआ? भारत में आकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी। अब देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड और फैक्ट अब देखते हैं। यहाँ पर फैक्ट यही पूछा गया था पहली बार आपके कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, कहां पर हुई थी? ये बीपीएससी 2000 में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक कहां पर हुई थी? तो कहां पर पहली बैठक हुई थी? पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान कुछ सदस्यों की अलग बैठक हुई थी। यहां पर याद रखिएगा, पहली ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना औपचारिक मान्यता यहीं पर दी गई थी। अब देखिए, इसके महासचिव और अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके महासचिव कौन बनाए गए थे? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, याद रखेंगे, जयप्रकाश नारायण बनाए गए थे। और अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? अध्यक्ष नरेंद्र देव बनाए गए थे। ये 2 बार क्वेश्चन आया है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष बनाए थे नरेंद्र देव। और महासचिव कौन बनाए गए थे? जयप्रकाश नारायण। जैसे आप वहां स्वराज पार्टी पढ़ते हैं, लेकिन स्वराज पार्टी क्या था? वो कांग्रेस से थोड़ा अलग हटके बनी थी। ठीक है, लेकिन ये कांग्रेस में ही रख के बनी। वहां पर क्या पढ़े थे महासचिव? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, और ये अध्यक्ष कौन पढ़े थे? चितरंजन दास, स्वराज पार्टी में। और यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं महासचिव? जयप्रकाश नारायण, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में लगभग 10 साल बाद। ठीक है, मतलब 23 में वो फॉर्म हुआ था, 34 में ये फॉर्म हुआ। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन थे? 11 साल हो गया था। ठीक है, तो नरेंद्र देव। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, महासचिव और अध्यक्ष। ठीक है, तो ये हुए। ठीक है, अक्टूबर नवंबर 1934 में मुंबई नीतियां एवं कार्य प्रणालियां तय। ठीक है, तो अक्टूबर नवंबर 1934 में मुंबई नीतियां और कार्य प्रणालियां तय की गई थी इसमें। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जयप्रकाश नारायण के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि जयप्रकाश नारायण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात होती है। वर्ष 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस पटना में समाजवादी पार्टी के संयोजक रहे थे। ठीक है, कब? अखिल भारतीय कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के संयोजक रहे थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी से संबंध रहे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार आपके पेपर में पूछा गया था कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी, देखिए ये इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, एक बिहार सोशलिस्ट पार्टी थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी से संबंध कौन रखता था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी से संबंध कौन रखता था? जयप्रकाश नारायण। ये 2008 का क्वेश्चन है, ये याद रखेंगे। अब देखिए, इनको उपाधि क्या दी गई थी? तो लोक नायक की उपाधि दी गई थी। किसको? जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि दी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन भूमिका क्या थी इनकी? देखिए, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो ये राम मनोहर लोहिया, अरोड़ा आसिफ अली, इन्हीं के साथ मिलकर जयप्रकाश नारायण क्या करते थे? गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित करते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, गुप्त रूप से अगर भारतीय जनता को संगठित करने पर सवाल आता है तो अरोड़ा आसफ अली का नाम याद रखेंगे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम याद रखेंगे, और किसका नाम याद रखेंगे? ये जयप्रकाश नारायण का नाम याद रखेंगे। 3 लोग का नाम याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका में। अगर गुप्त रूप से संगठित जनता को किए थे तो राम मनोहर लोहिया, अरोड़ा आसफ अली और जयप्रकाश नारायण, जिनको लोक नायक कहा जाता है। तो ठीक है, तो लोक नायक याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया। लोक नायक बीपीएससी का फेवरेट सवाल है कि लोक नायक किसको कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, लोक नायक किसको कहा जाता है? लोक नायक जयप्रकाश नारायण को। अब देखिए, यहाँ अब बात आती है 5 जून 1974 की। अब 5 जून 1974 को क्या हुआ था? पटना के गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है।
5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन आप सुनते होंगे यही था। कब? 1974 में, बात है 1974 की। अब देखिए 1999 में क्या हुआ था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। ठीक है, तो किसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत? तो मरणोपरांत भारत रत्न से इन्हीं को सम्मानित किया गया था 1999 में। ठीक है, याद रखेंगे 1999 में। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है अप्रैल 1946 में। जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मतलब अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण दिवस कब मनाया जाता है? तो 1946 में क्या हुआ था? इनको जेल से रिहाई कर दिया गया था। जयप्रकाश नारायण की जेल से रिहाई के बाद इन जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण की रिहाई के बाद जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो याद मतलब खुशी में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर विविध देखते हैं क्या है। अब देखिए गांधी विविध, ये थोड़ा सा आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कई बार, क्योंकि ये एक ही साल में लगभग हुए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है इसको मैं समझाता हूँ कैसे आप याद करेंगे। देखिए गांधी इरविन समझौता है, भगत सिंह को फांसी दिया गया है, फिर कांग्रेस का कराची अधिवेशन है, फिर पूना समझौता है। अब देखिए इसमें कैसे याद करेंगे। देखिए जब गांधी इरविन समझौता होता है तो पहले देखिए गांधी जी पर लोग थोड़ा सा गुस्सा हुए थे जब भगत सिंह को फांसी हुई थी। क्यों? सभी लोग कह रहे थे गांधी चाहते तो क्या करते, भगत सिंह को बचा सकते थे। ठीक है, तो इसी समझौते में लोग बोले थे कि अगर गांधी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे। तो समझौता तो पहले हुआ, ठीक है, तभी तो अगर गांधी इरविन समझौता आ जाए तो 5 मार्च 1931, अगर भगत सिंह को फांसी आ जाए तो 23 मार्च 1931, मतलब दोनों आपको याद ही रहेगा, दोनों याद ही रहता है। ठीक है, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट डेट है, ये तो शहीद दिवस में के ही रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 23 मार्च 1931 भगत सिंह को फांसी, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, तो हो गया ये। इसके बाद कौन सा आता है? कांग्रेस का कराची अधिवेशन 19 से 31 मार्च 1931, 29 से 31 मार्च 1931 का उनका कांग्रेस का कराची अधिवेशन। इसी बीच में देखिए अगर भगत सिंह के बाद देखा जाए तो इसी बीच में 27 तारीख को, लगभग 27 मार्च को क्या हुआ था, उनको गोली, मतलब उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। किसने? चंद्रशेखर आजाद ने। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर भगत सिंह के बाद कौन सा है, अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद से मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद ने, मतलब अंग्रेजों के मुठभेड़ से चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली थी। तो यहाँ 27 और 29 तारीख को क्या है, कांग्रेस का कराची अधिवेशन। 29 से 31 मार्च को 1931 को क्या हुआ था, कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद पूना समझौता, ये भी बहुत डेट इंपॉर्टेंट है, 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। तो ये आपका थोड़ा सा पीछे का ही पार्ट था, लेकिन आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बहुत बार पूछा जाता है। तो गांधी इरविन समझौता, इसके बाद भगत सिंह को फांसी होगी। ठीक है, कांग्रेस का कराची अधिवेशन होगा, फिर पूना समझौता होगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं महत्वपूर्ण तिथि कौन सी है। ठीक है, अब देखते हैं, ये तथ्य होगा। ठीक, महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना वर्ष 1942 में की गई थी। कब की गई थी? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट की स्थापना कब की गई थी? 1942 में की गई थी। किसके द्वारा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट है। ठीक है, तो इसकी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। वर्ष 1926 में एम सी राजा की अध्यक्षता में स्थापित संस्था का नाम ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेज एसोसिएशन था। किसकी अध्यक्षता में? एम सी राजा की अध्यक्षता में स्थापित संस्था का नाम था ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेज एसोसिएशन। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्त्र नहीं उठाते। यह कथन किसका है? कई बार ये भी पूछा गया है। तो यह कथन किसका है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का है यह कथन। इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति क्या उठाते हैं?
धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते हैं। या क्या किसका कथन है? डॉक्टर बी राव अंबेडकर का। ठीक है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग के संस्थापक कौन थे? बाबू जगजीवन राम। तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग, देखिए सब कुछ अलग अलग है, नहीं तो आप हर चीज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही नाम लगाइएगा। ठीक है। यहाँ ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट है, यहाँ ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास है लीग के संस्थापक ये बाबू जगजीवन राम। ठीक है। इससे पहले जो लेक्चर आप नहीं देखे हैं वो लेक्चर नीचे पूरा लिंक दिया गया है, ये 1 to 8। ठीक है, जाकर देख लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए देखिए चुनाव हुए थे कब? 1937 में। ठीक है। इस चुनाव में क्या हुआ था? इस चुनाव में कांग्रेस को कहीं कहीं बहुत ज्यादा मतलब बहुमत मिल गया था और कहीं कहीं थोड़े से बहुमत में रुक गया था और कहीं कहीं मुस्लिम लीग को प्राप्त हुआ था बहुमत। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कहाँ कहाँ पर कांग्रेस, देखिए 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। कौन कौन से 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? कौन कौन सा प्रांत है? उड़ीसा, याद रखेंगे उड़ीसा का प्रांत है ये, यहाँ पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। मद्रास, आज का तमिलनाडु, यहाँ पर क्या हुआ? कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। बिहार में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत। मध्य प्रांत और बरार, ठीक है, मध्य प्रदेश का एरिया जो पड़ता है, तो यहाँ भी आपको कांग्रेस का पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। और संयुक्त प्रांत, यहाँ भी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। तो ये आप याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कांग्रेस को पूर्ण बहुमत कहाँ कहाँ, आरओ यारो 2016 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो कहाँ कहाँ पर? उड़ीसा, पहले नीचे आइएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर मैप इंडिया का बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर नीचे यहाँ पर प्राप्त हुआ था। ठीक है। यहाँ के बाद यहाँ पर प्राप्त हुआ था, उड़ीसा में प्राप्त हुआ था, बिहार में प्राप्त हुआ था, बिहार वाला भी देख लीजिए। संयुक्त प्रांत मतलब अपना उत्तर प्रदेश, यहाँ भी प्राप्त हुआ था। ठीक है। और कहाँ? मध्य प्रदेश प्रांत और बरार, ठीक है, तो यहाँ भी प्राप्त हुआ था। तो कहाँ से आप सिर्फ दिमाग में रखिए, बस सिर्फ दिमाग में सिर्फ रखिए, याद मत करिए कि कहाँ कहाँ पर। नीचे से जाएंगे, पहले आप नीचे से जाएंगे, नीचे मद्रास से कहाँ पर? उड़ीसा में जाएंगे। उड़ीसा से तुरंत आप बिहार में चले जाइएगा, बिहार से चले जाइएगा संयुक्त प्रांत में, संयुक्त प्रांत से आप मध्य प्रांत और कहाँ पर जाएंगे? ये मध्य प्रदेश प्रांत और बरार में। ठीक है, तो ये ऐसे ही आप याद कर लीजिए। ठीक है। तो नीचे से मद्रास, उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत और ये क्या है? मध्य प्रांत या बरार। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो यहाँ पर पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। अब कहाँ पर? जुलाई 1906 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित हुआ था। अब देखिए इसमें अंतर क्या है? देखिए कई कई जहां आज भी पार्टियों को देखते हैं पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त होता है, लेकिन क्या होता है इधर उधर से लेकर कांग्रेस सरकार बन ही जाती है। तो यहाँ पर 6 प्रांतों में सरकार बन गई। ठीक है। अब देखिए वो तो 6 प्रकार, ये तो आप 5 तो यही याद रखेंगे, एक और याद रखिएगा, यहाँ बम्बई कर दीजिएगा। बम्बई, बम्बई में थोड़ा सा ही कम, 1-2 सीट कम हो गया था। ठीक है। और बम्बई में ही भी लगभग पूरी बहुमत प्राप्त हुआ था। तो 5 तो वही याद रखेंगे, मद्रास चलेंगे, उड़ीसा चलेंगे, बिहार चलेंगे और यहाँ पर ये संयुक्त प्रांत चलेंगे, बरार चलेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? मद्रास जोड़, वो मुंबई जोड़ दीजिएगा बस। ठीक है, तो यही मुंबई आपको जोड़ना है बस, और वही करना है। तो यहाँ से आपके 4-5 क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, अगर सिर्फ यही इतना याद कर लेते हैं, कहाँ पर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी या कांग्रेस की कहां पर सरकार बनी, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहां पर सरकार बनी, कहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तो पूर्ण बहुमत की सरकार यही पांचों एरिया में बनी है। ऑप्शन में दे देता है कि कहां पर, तो मतलब लगाना होता है कि वो मतलब तीनों बना, उपयुक्त तो सभी ऐसे लगाना पड़ता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलते हैं यहाँ पर, देखिए जैसे क्वेश्चन है तो वैसे भी मैं बता देता हूँ। अब देखिए मुंबई है, यह कांग्रेस को बहुमत नहीं लेकिन सबसे बड़ा दल मिला था 3 प्रांतों में। तो ये मुंबई में अभी हमने बताया था, बहुमत तो नहीं मिला था, 1-2 सीट रह गया था, लेकिन सबसे बड़ा दल मिला था। कांग्रेस को बहुमत नहीं लेकिन सबसे बड़ा दल असम में मिला था, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। ठीक है, तो ये उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो इस साइड का एरिया है, ठीक है, खान गब्बुल गफ्फार वाला जो एरिया आप बताते हैं। ठीक है, तो ये उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है, असम और बम्बई। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था? कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था लेकिन सबसे बड़ा दल के रूप में वो कांग्रेस आई हुई थी। ठीक है, ये याद रखिए। अब देखिए जब ये सरकार बन गई तो इस सरकार का
कोई भी सरकार बनती है उसका सभी का महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो बहुत से महत्वपूर्ण, चाहे नागरिक के लिए कार्य देखा जाए, चाहे कृषि सुधार के लिए कार्य देखा जाए, चाहे समाज के लिए कार्य देखा जाए, बहुत से कार्य किए थे। ये 28 महीने ही ये चला था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कितने महीने चला था, तो 28 महीने ही चला था, लेकिन बहुत से सुधार किए गए थे। तो आपके पेपर में पूछता है कौन कौन से सुधार किए गए थे, तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से सुधार किए गए थे। यहाँ पर ये पढ़े थे, बाद में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और असम में भी कांग्रेस के सहयोगी दलों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर, यहाँ जो आपका असम, ये उत्तर पश्चिम प्रांत और असम में, यहाँ यहाँ तो बन ही गया था। ठीक है, बम्बई तो बन ही गया था, लेकिन जो असम और उत्तर पश्चिम प्रांत, यहाँ भी कांग्रेस ने बना ली थी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, पूछ सकता है कहाँ कहाँ बना था, तो उसमें उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत भी आ जाएगा। असम में भी सरकार बनाई थी कांग्रेस ने। ठीक है, बम्बई में तो इधर बनाई थी, इधर लिखे ही है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या हम कह रहे थे कि अब देखिए इसके महत्वपूर्ण कार्य देखते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो कौन कौन से, पहला महत्वपूर्ण कार्य है, आपातकालीन शक्तियां देने वाले कानून को निरस्त कर दिया। मतलब जो आपातकालीन शक्तियों, मतलब जो इमरजेंसी शक्तियां लगाई जाती थी, कभी कभी इमरजेंसी लगा दी जाती थी। ठीक है, छोटी छोटी बातों पर इमरजेंसी लगा दी जाती, उसको निरस्त करके कानून कर दिया गया। ठीक है, अब दूसरा क्या था, हिंदुस्तान सेवा दल जैसे अवैध घोषित राजनीतिक संगठनों पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया था। तो ये भी फैक्ट है, फैक्ट नहीं मतलब एक स्टेटमेंट है, पूछ सकता है स्टेटमेंट में कि हिंदुस्तान सेवा दल जैसे अवैध घोषित राजनीतिक संगठनों पर से प्रतिबंध हटा लिया गया था। ठीक है, जब कांग्रेस का मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, सत्ता में कांग्रेस आई थी 1937 में, प्रेस से प्रतिबंध हटा दिए गए थे। ठीक है, तो प्रेस से प्रतिबंध भी हटा लिया गया था। समाचार पत्रों को काली सूची से बाहर कर दिया गया था। बहुत से ऐसे समाचार हैं, पत्र थे जिनको काली सूची में डाल दिया गया था। मतलब जो जो इनके चित्र थे, मतलब बेकार काम थे अंग्रेजों के, वो सही करने की कोशिश कर रहे थे कांग्रेस। ठीक है, तो समाचार पत्रों की काली सूची से बाहर कर दिया गया था। जब्त किए गए शस्त्र और शस्त्र लाइसेंस जो होता है उसको बहाल किए गए थे। मतलब बहुत से शस्त्र या शस्त्र लाइसेंस जो होते हैं उसको भी बहाल कर दिया गया था। ठीक है, राजनीतिक कैदियों और क्रांतिकारियों की रिहाई कर दी गई थी। तो राजनीतिक कैदियों और जो क्रांतिकारियों थे उनको रिहाई कर दी गई थी। सविनय अवज्ञा से, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े मतलब अधिकारी थे, उनके पेंशन को बहाल कर, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ था, बहुत से अधिकारियों ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। ठीक है, मतलब जो बहुत से लोग थे जो अंग्रेजों के लिए काम करते थे किसी ऑफिस में कहीं भी, उन्होंने अपनी सेवाएं देना मना कर दिया था गांधी जी के आह्वान पर। क्या हुआ, लेकिन उनको उनकी पेंशन भी बंद कर दी गई थी कि वो जब सेवाएं नहीं दी। लेकिन ये जब मंत्रिमंडल बना, गठित हुआ, तो इन्होंने क्या किया, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े अधिकारी थे उनकी पेंशन को बहाल कर दिया गया। ठीक है, कि उनको पेंशन मिलेगी। अब देखिए कृषि में क्या क्या सुधार हुआ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कृषि का सुधार। कृषि का सुधार क्या हुआ था, काश्तकारी कानून लाया गया था। ठीक है, कृषि में सुधार क्या किया गया था, काश्तकारी कानून लाया गया था। साहूकारों से किसानों की रक्षा और सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि की गई थी। जो साहूकार थे उनसे किसानों की रक्षा की गई थी और सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि कर दी गई थी। कांग्रेस जमीनों को उनके मूल मालिकों को वापस दिलाने में सफल रही थी। ठीक है, बहुत से अभियान चले थे। ठीक है, भूदान आंदोलन आंदोलन काफी चले थे, ये विनोबा भावे द्वारा बाद में चलाए गए थे। ठीक है, तो मतलब वो तो आजादी के बाद चलाए गए थे, लेकिन यहाँ भी कांग्रेस ने क्या किया था, काफी सफल रही थी जो मूल मालिक हैं उनकी जमीन को दिलाने में। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर सामाजिक सुधार में क्या हुआ। हरिजनों हेतु क्या किया गया था, मंदिरों में प्रवेश दिया गया था कि जो मंदिर में प्रवेश का सिस्टम है सिर्फ कुछ ही लोग कर सकते हैं, उसको हटा दिया गया था। छात्रवृत्ति, सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग जैसे अस्पताल, सड़क, नालियां, ये सब पर ध्यान दिया गया था समाज के लिए। ठीक है, अब देखिए प्राथमिक और तकनीकी उच्च शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ध्यान दिया गया था। अभी हमने बताया, मतलब स्वच्छ शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया गया था। खादी को प्रोत्साहन दिया गया था। ठीक है, कारागार जेल में सुधार किया गया था। जेल की दशा बहुत दयनीय थी, उसमें भी सुधार किया गया था। मतलब 27 महीने में, कितने महीने, 28 महीने में, 28 महीने में क्या किए, कितना काम कर दिए। ठीक है, आज के अगर ऐसा नेता इस टाइप के काम करने लगे तो भारत एक स्वर्णिम भारत बन जाएगा। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर एक टेंडर रहता है तो उसको 10 साल लग जाता है उसको पूरा होने में, ठीक है। स्वदेशी उद्यमों को प्रोत्साहन दिया गया। कब? स्वदेशी उद्यमों को प्रोत्साहन दिया गया। वर्ष 1938 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति के माध्यम से योजना के विकास से प्रयास किए गए, ठीक है। मतलब जो ये राष्ट्रीय योजना समिति, ये कई बार पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय योजना समिति है इसको कौन लाया था, तो कौन लाया था? अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। याद रखिएगा 1938 में जो हरिपुरा भी वो भी आएगा, हरिपुरा कांग्रेस को, उसमें सुभाष चंद्र बोस में राष्ट्रीय योजना समिति लाया गया था, ठीक है। याद रखेंगे राष्ट्रीय योजना जो समिति लाया गया था इसके विकास इस योजना के विकास में प्रयास किए गए थे, ठीक है। योजना के विकास में प्रयास किए गए थे यहाँ पर भी, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखेंगे? देखिए यहाँ पर आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो कि जो राष्ट्रीय योजना समिति आई थी इसके अध्यक्ष कौन थे। हमेशा कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस वहां पर नाम दिया रहेगा, सुभाष चंद्र बोस मत लगाइएगा, वहां पर जवाहरलाल नेहरू लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप सब ये कंफ्यूज होते होंगे क्योंकि 1938 में सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि 1938 में मतलब जो राष्ट्रीय योजना समिति आई थी इसके अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस ही रहे होंगे, ठीक है। हर बार ऐसे स्टेट में लिखा रहता है, लोग सही कर देते, लेकिन गलत है। इसकी अध्यक्षता, राष्ट्रीय योजना समिति की अध्यक्षता कौन किए थे? ये जवाहरलाल नेहरू किए थे, ठीक है। इनकी अध्यक्षता में हुआ था। 1938 में जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसके ये अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। सुभाष चंद्र बोस क्या थे? ये 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और ये जो योजना राष्ट्रीय योजना समिति आई थी इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। लेकिन ये लाया किसके लिए गया था, किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के ही द्वारा लाया गया था, लेकिन अध्यक्ष कौन बनाया गया था? ये जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? भारत के आर्थिक विकास के लिए एक योजना तैयार करना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? भारत के आर्थिक विकास के लिए एक योजना तैयार करना, ठीक है। तो ये दोनों याद रखेंगे। अध्यक्ष अगर पूछे तो जवाहरलाल नेहरू, अगर उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष तो वो सुभाष चंद्र बोस लगाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट रहा होगा, आपको मैं क्लियर कर दिया, ठीक है। ये डाउट काफी लोगों को रहता है, ठीक है। योजना समिति के अध्यक्ष कौन है? तो योजना समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य में क्या देखते हैं, 1937 में चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल रहा 28 माह रहा, ठीक है। अक्टूबर 1939 में सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को स्वीकृत के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत में शामिल किए जाने का विरोध, ठीक है। अब देखिए 1939 में क्या हुआ था कि सभी जो इतना अच्छा काम कर रहे थे इन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। रीजन क्या था? भारत के मतलब पूछे बिना क्या किया गया था? भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया था। ये आप मतलब अंग्रेजों ने क्या किया था? भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। इसीलिए सभी लोगों ने गुस्सा होकर क्या किया था? त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है। अब इसी त्याग पत्र में क्या हुआ? जब इन्होंने कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया तो जिन्ना क्या हुए? खुश हो गए। इन्होंने क्या किया? जिन्ना द्वारा भारत में सभी मुसलमानों को 22 दिसंबर 1939 को, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट देश वो है, डेट है 22 दिसंबर 1939, ठीक है। 22 दिसंबर 1939 को क्या हुआ था? ये जिन्ना क्या किए थे? इसमें मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान कर दिए थे। अब मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया? क्योंकि ये इन सबको खुशी हो गई कि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्या किया? इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो 22 दिसंबर 1939 में 29 बोल दिया हूँ, सॉरी 1939 है, ठीक है। तो 22 दिसंबर 1939 को क्या किया गया था? मुक्ति दिवस। यही कई बार क्वेश्चन पूछा गया था जाता है कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? मुसलमानों के द्वारा, ठीक है, लीग के द्वारा, ठीक है। तो ये मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? कि 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था, ठीक है। किस लिए मनाया गया था?
कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग पत्र देने की खुशी में। मतलब एक लोग इधर मतलब कैसे होता है, कुछ लोग जैसे दुख होते तो कुछ लोगों को खुशी हो जाती है, ठीक है। तो इधर क्या हुआ, खुशी हो गया इन सबको थोड़ा सा। अब क्या हुआ, इन्होंने देश के लिए कहा कि भारतीयों को बिना पूछे क्या कर रहे हैं आप, द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपने उस पर लॉयल्टी पर क्या किए, भारत के लिए लॉयल्टी पर क्या की, इस्तीफा दे दिए। और ये सब क्या हुए, उसकी खुशी मनाए कि उन्होंने क्या किया, कांग्रेस मंत्रिमंडल जो इस्तीफा दिया था उसकी खुशी में मुक्ति दिवस मना लिए, ठीक है। अब देखिए, संयुक्त प्रांत सरकार उन वर्ष 1927 में जो बनी थी, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत उसके प्रधानमंत्री। अगर संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश की अपनी बात करते हैं तो यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत थे ये प्रधानमंत्री। कानून व न्याय मंत्री कौन थे? कैलाश नाथ काटजू ये कानून और न्याय मंत्री बने थे। वित्त विभाग रफी अहमद किदवई। ये सोचिएगा मत, ये नहीं पूछा जाता है, पूछा गया है आपके पेपर में कि वित्त विभाग किसको सौंपा गया था। तो रफी अहमद किदवई को वित्त विभाग सौंपा गया था। कानून और न्याय मंत्री किसको बनाया गया था? कैलाश नाथ काटजू को बनाया गया था। प्रधानमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। अब देखिए, त्रिपुरा संकट क्या था, त्रिपुरा संकट के बारे में देखते हैं। देखिए, गुजरात में क्या हुआ था, एक यही क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, क्योंकि एक बार पूछा गया था आपके पेपर में कि ये हरिपुरा है कहाँ। तो हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। नहीं तो आप कहीं और लगा दिए, ठीक। तो हरिपुरा कहाँ पर है? ये गुजरात में है, ठीक है। तो हरिपुरा गुजरात में है। इसी अधिवेशन में 1938 में कौन अध्यक्ष बना था? सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे यहाँ, और यहीं पर राष्ट्रीय योजना कार्य समिति भी आया था, जो भी हमने बताया था, ठीक है। दूसरा क्या था, विवाद किस लिए चला था? अगर देखिए, आप तो हमेशा पढ़े होंगे कि ये विवाद चल रहा था, ठीक है, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच। एक विवाद का इसका मेन ये था, ये ये सुभाष चंद्र बोस चाहते थे जो कांग्रेस की कार्य समिति का गठन है उसमें ये न्यू मतलब युवा लोग आए, ठीक है। जो युवा पीढ़ी है उनको प्रवेश दिया जाए, ठीक है, उनको बताया जाए, ठीक है। लेकिन गांधी जी के जो सहयोगी थे, गया गांधी जी, वो सब इसके विरोध में थे। वो कह रहे थे नहीं, ये युवा पीढ़ी नहीं, मतलब वो पुराना ही पीढ़ी चलना दिया जाए। तो इसी पर विवाद हुआ। फिर क्या हुआ, त्रिपुरी संकट में क्या हुआ, त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था जबलपुर में, ये जबलपुर में है त्रिपुरी, ठीक है। तो इसमें जब इलेक्शन हुआ तो ये सुभाष चंद्र बोस भी खड़े हुए और गांधी जी के जो सहयोगी, मतलब गांधी जी ने जिसको खड़ा किया था या गांधी जी जिसको सपोर्ट करते थे, ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया और कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को मतलब सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया। और 1939 में दूसरी बार ये कहां पर? त्रिपुरी में। दो चीजें हैं, हरिपुरा पहले आएगा फिर त्रिपुरी आएगा, ठीक है, नहीं दोनों एक ही साथ लगा दीजिए। त्रिपुरी में दूसरी बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। लेकिन गांधी जी खुश नहीं थे इससे, ठीक है। मतलब गांधी जी खुश कैसे होते, मतलब उनको जो सपोर्ट जिसको कर रहे थे गांधी जी, उनको ही हरा दिए थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने खुद ही क्या किया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर इस्तीफे के बाद कौन अध्यक्ष बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। तो ये भी याद रखेंगे कि इस्तीफे के बाद अध्यक्ष कौन बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब चलते हैं, ये तो आपको हो गया, ठीक है। अब देखिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, ठीक है। ऐसे ही हम आपको पूरी जो हिस्ट्री है उसको पढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखते हैं देसी रियासतें के बारे में देखते हैं। देसी रियासतें, बटलर समिति। बटलर समिति क्या गठन कब हुआ था? वर्ष 1927 में हुआ था, ठीक है। ये पूछा जाता है कि बटलर समिति किससे संबंधित है? तो बटलर समिति किससे संबंधित है? देसी रियासतों से संबंधित है। अन्य नाम इसका क्या है? भारतीय रियासत समिति। भारतीय रियासत समिति पूछा है तो यही बताइएगा। उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश भारत तथा भारतीय रियासतों के मध्य संबंधों की जांच करना। तो जो ब्रिटिश भारत है, जो मतलब जिस पर अंग्रेज शासन करते थे, और जो भारतीय रियासत था उसके बीच जो संबंध है उसकी जांच करना, ठीक है, ये उद्देश्य। और ये था दूसरा उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश भारत तथा भारतीय रियासतों के मध्य आर्थिक और वित्तीय संबंधों में सुधार हेतु सिफारिश करना। जहां आर्थिक चीजें आएगी वहां ब्रिटेन मतलब ब्रिटिश आ ही जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पैसे से मतलब था। जब भी वो आए थे
जब जब से गए सब पूरा उन पर उनका एक उद्देश्य था। ऐसे ही आप भी उद्देश्य अपना बनाया करिए, जो आपका उद्देश्य है अधिकारी बनना वही बनना करिए। अंग्रेजों से थोड़ा फॉलो करिए। वो हर चीजों को क्या करते थे, पैसे से, ठीक है, हर चीज पैसा। उनके लिए अगर उनको पैसा यहाँ ना होता इंडिया में, वो एक दिन नहीं टिकते। कौन यहाँ टिकता, ठीक है, मतलब यहाँ पर। तो इसीलिए वहाँ क्या करते, वो सिर्फ पैसा यहाँ से ले जाते थे। वहाँ उनका एक ही मोटो था, यहाँ से पैसा जितना ले जा पाए ले जाएं, ठीक है। अब देखते हैं परीक्षा देश। यहाँ पर क्या है, पहले ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस का आयोजन किया गया था, तो ये दिसंबर 1927 में किया गया था। वर्ष 1970, बीपीएससी 1995 में आया है। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस का आयोजन कब किया गया था, दिसंबर 1927 में मुंबई में किया गया था। भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस का अध्यक्ष 1939 में चुना गया, जवाहरलाल नेहरू। भारत प्रजामंडल, जिसको ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस कहते हैं, उसका अध्यक्ष 1939 में किसको चुना गया, जवाहरलाल नेहरू को। आईएएस 2001 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देखिए, जो क्वेश्चन पढ़ाया आया होता है वही हम पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि हम कहीं दूसरे से। हाँ, कंटेंट थोड़ा टफ होता है, लेकिन वो कंटेंट टफ होता है वो पेपर में आया हुआ होता है, तभी मैं पढ़ाता हूँ यहाँ, ठीक है। तो ये जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए, 26 अक्टूबर 1947 में जम्मू एवं कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पर पत्र सौंपा जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। तो हरि सिंह ने किसको सौंपा था, जवाहरलाल नेहरू को। ये डेट याद रखिएगा, डेट भी एक बार पूछा गया था कि कब भारत में विलय पर हस्ताक्षर, मतलब ऑफिशियल तरीके से, तो 26 अक्टूबर 1947 को, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए, भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय हुआ था वर्ष 1947 को। यूपी पीछे 1990 में क्वेश्चन आया हुआ था। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध देखते हैं, ठीक है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। हिटलर, ठीक है, ठीक है, कभी कभी हिटलर को भी फॉलो किया करिए, ठीक है। थोड़ा सा अपने अगर अपना लक्ष्य रखना है तो ऐसे ऐसे लोग को फॉलो किया करिए, हिटलर को फॉलो करिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि अहिंसक बनिए, मतलब हिटलर को इस मतलब उसके कुछ गुणों को फॉलो करिए, ठीक है। हिटलर का कुछ गुण बहुत अच्छे हैं, ठीक, उन सबको फॉलो करिए, ठीक है। मतलब एक डेडिकेशन वाला गुण था इसके अंदर, ठीक है। मतलब कहाँ से ये कहाँ तक पहुंच गया, एक छोटे से व्यक्ति से कहाँ तक पहुंच गया। इसकी बायोग्राफी कभी नेट पे देखिएगा, बहुत अच्छी इंस्पायरेशन वाली बायोग्राफी हिटलर की मिलती है, ठीक है। प्रारंभ कब हुआ था, 1 सितंबर 1939 में। ये द्वितीय विश्व युद्ध एक बार पूछ लिया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, 1945 में समाप्त हुआ। जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ ये प्रारंभ हुआ था, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। आज देखिए कितना सिचुएशन चेंज हुआ है, जर्मनी, पोलैंड, ये सब एक पूरी तरह से मित्र ही हैं, ठीक है। तो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ कांग्रेस का प्रस्ताव था, युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाए। कांग्रेस वालों ने कहा था कि अगर हम युद्ध में जा रहे हैं तो हमको स्वतंत्र कर दीजिए, अगर युद्ध समाप्त हो जाता है तो हमको स्वतंत्र कर दीजिए, जिससे कहेंगे उससे लड़ जाएंगे, ठीक है। तो हम सब ऐसे ही हैं, हमको कुछ चाहिए तभी, मतलब अब इतने साल से आप हम पर राज कर रहे हैं, तो अगर आप कहीं संकट में हैं, अगर हम आपको बचा रहे हैं, तो आप हमको स्वतंत्र कर दीजिए। लेकिन उस पर भी ये सब तैयार नहीं थे, ठीक है। लाल नेतृत्व की गतिविधियां कौन थी, भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। उस समय लाल नेतृत्व क्या था, ये वायसराय था, ठीक है। तो ये क्या किया था, ये भारत को भारत की अनुमति के बिना, मतलब शीर्ष नेताओं से पूछे बिना, जो कांग्रेस के थे, जो करता धरता थे, उनसे पूछे बिना क्या किया गया, लाल लिंथगो के द्वारा भारत को, इसीलिए तो इस्तीफा दे दिया गया था मंत्रिमंडल के द्वारा, ठीक है। ये तो अब अभी हम आपको ऊपर ही बताएं, देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई, ठीक है, मतलब कुछ भी कर रहे हैं। 17 अक्टूबर 1939 को भारत का जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित किया गया। तो 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त, मतलब जर्मनी, कुछ लोग मतलब जैसे सुभाष चंद्र बोस हैं, ये सब नहीं चाहते थे कि हम जर्मनी के खिलाफ लड़ें, ठीक है। तो लेकिन ये क्या कर दिया अंग्रेजों ने कि भारत भी ये लड़ेगा, ठीक है, जर्मनी के विरुद्ध। तो हमको क्या क्या कर दिया गया, हम सबको युद्धग्रस्त घोषित कर दिया गया। मतलब ये इनका मन जो कर रहा था कि अंग्रेजों का, वो कर रहे थे, ठीक है। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, नेविल क्या था, चैम्बरलिन, वर्ष 1937 से 40 तक। और विंस्टन चर्चिल कौन थे, कब थे, 40 से 45 तक। और इसके बाद 1951 से 55 के तक भी थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, विंस्टन चर्चिल 40 से 45 तक थे, नेविल चैम्बरलिन
ये कब थे? 1937 से 40 तक थे ये ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, जो उस समय के प्रधानमंत्री, ठीक है। क्योंकि प्रधानमंत्री क्यों लिखा गया है? क्योंकि जो भी आर्डर आता था वहीं से आर्डर आता था, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर, देखिए अब देखिए पाकिस्तान की मांग, अभी उसको आगे भी देखेंगे, ठीक है, क्रिस मिशन में। अब देखिए पाकिस्तान की यहाँ मांग देखते हैं। अब ये शुरू कहाँ से हुआ पाकिस्तान की मांग, ठीक है। तो वर्ष 1930 में एक अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन था? इलाहाबाद का अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद इकबाल अधिवेशन थे, वो मोहम्मद इकबाल इसके अध्यक्ष थे। इसी में क्या कहा गया था? ये मुस्लिम लीग के द्वारा, मुस्लिम लीग का अधिवेशन है, कांग्रेस का मत समझिएगा, ठीक है। तो 1930 में जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, वो अध्यक्ष इसमें कौन थे? मोहम्मद इकबाल थे, ये कवि भी थे, ठीक है। अध्यक्षीय भाषण में मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति की। तो इन्होंने मतलब ये नहीं बताया कि, मतलब औपचारिक रूप से बता दिए कि एक पृथक देश, तभी हमारा ये संस्कृत, हमारा सभ्यता बचा रह सकता है, इन्होंने कहा, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हमें एक पृथक देश चाहिए, ठीक है। तो किस कहाँ पर कहा गया पहली बार? 1930 में। कहाँ पर? इलाहाबाद अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद इकबाल। अब क्या हुआ? उसके लगभग 7 साल बाद क्या हुआ? लाहौर अधिवेशन हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ? इसी को बड़े फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब यहाँ थोड़ा थोड़ा सा बोल रहे थे। 2013 में क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पूरी तरह से बता ही दिया गया कि अब हमको इतना पूरा दूसरा राष्ट्र चाहिए ही, ठीक है। अब यहाँ पर कब हुआ था लाहौर अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, ठीक है। तो लाहौर अधिवेशन एक कांग्रेस वाला भी सुने हैं आप, कब हुआ था? 1929 में हुआ था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। और लाहौर अधिवेशन ये जो जिन्ना वाला हुआ था, मुस्लिम लीग वाला हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों लाहौर अधिवेशन हमेशा याद रखिए, एक जवाहरलाल नेहरू और एक कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है। अवधि कब थी? याद रखिए अवधि 22 से 24 मार्च 1940 तक, याद रखिएगा। इसकी लाहौर अधिवेशन की जो अवधि थी 22 से 24 मार्च 1940 तक, मतलब इसकी अवधि चली थी, मतलब लगभग 2 दिन चली थी, ठीक है। 1940 याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मांग क्या था? मांग जो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बोला जा रहा था, यहाँ पूरी तरह से बोल दिया गया था कि भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा विचार रखा गया था, यहाँ पर विचार को पूरा डिफाइन कर दिया गया कि भारत से अलग एक हमको मुस्लिम राष्ट्र ही चाहिए, ठीक है। मान्यता क्या थी? जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता इसी में दे दी गई लाहौर अधिवेशन में। तो ये पूछा जाता है कि जिन्ना के द्विराष्ट्र में 2 राष्ट्र के ये जिन्ना का था, कांग्रेस का नहीं था, ये मत समझिएगा कि ये कांग्रेस का था। ये जिन्ना के द्विराष्ट्र के मान्यता किसके? लाहौर अधिवेशन में। अध्यक्षीय भाषण में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त तो कुछ स्वीकार नहीं होगा, मतलब ये जो छोटे बच्चे जैसे होते हैं कि हमको यही चाहिए, बस उसी तरह ये अड़ गए कि हमको एक मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें किनका किनका योगदान था? चौधरी रहमत अली, ठीक है। ये क्या किए थे? ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे उस समय के, चौधरी रहमत अली। वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यही यही किए थे, ठीक है, कि पाकिस्तान शब्द एक होता है, ठीक है। तो इन्होंने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था चौधरी रहमत अली ने, ठीक है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ये छात्र थे। यहाँ इनकी एक बुक थी पैम्पलेट नाउ और नेवर, ठीक है। याद रखेंगे इनकी जो अब ये बुक थी, ये कौन थे? पैम्पलेट नाउ और नेवर, ठीक है। ये मतलब कई एक बार पूछ भी लिया था। आरबी, यहाँ ये भी याद रख लीजिए, आरबी टू लिव और पेरिस फॉर एवर, ठीक है। तो याद रखिए आरबी टू लिव और पेरिस ऑफ फॉर, ये नहीं ज्यादा पूछा गया था, पूछा यही गया था। पैम्पलेट नाउ और नेवर किसकी बुक है, ठीक है। तो ये किसकी है? ये इन्हीं की है, ठीक है। तो पैम्फलेट ये चौधरी रहमत अली की है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर पाकिस्तान नामकरण इन 5 राजनीतिक इकाइयों के नाम पर, मतलब 5 क्षेत्रों के नाम पर पाकिस्तान किया गया। किसके यहाँ? पंजाब प्रांत, बलूचिस्तान प्रांत, सिंध प्रांत, कश्मीर प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ठीक है। तो इसी के नाम पर किया गया, ठीक है। तो ये पाकिस्तान, मतलब बोले इतना बना के पाकिस्तान बना दिया जाए, ठीक है। अब देखिए
सभी लोग कहते हैं सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा, लेकिन कब कहा ये भी याद रखा करिए। ये 1919 में कहे थी ये सरोजिनी नायडू। क्यों 19 में? ये 1919 में पार्लियामेंट में एक स्पीच दे रहे थे। किसी ने इनके से पूछा कि क्या आप भारत और ये हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर हैं? तो ये कहे थे जिस दिन हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे वो दिन हम देखना चाहते हैं। तो वास्तव में वो मोहम्मद अली जिन्ना असहयोग आंदोलन तक बहुत ही सही थे। मतलब एक राष्ट्रभक्त की तरह ये रहते थे, लेकिन बाद में इनका माइंड डाइवर्ट हुआ और ये क्या हुआ, राष्ट्रभक्त एक दो देश पर टिक गए। ठीक है, कि हमको अब एक देश ही चाहिए, मतलब इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी गई थोड़ी सी। तो सरोजिनी नायडू ने तभी कहा था जब ये सही थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि सरोजिनी नायडू ने कहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। यहाँ पर कुछ छोटा था क्या? हाँ, अब एक बात ये भी रखिएगा, मोहम्मद इकबाल ने क्या कहा था? जैसे अब ये आ गया तो ये भी याद आ गया कि मोहम्मद इकबाल ने कहा था नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। ठीक है, तो नेहरू मतलब ये किस डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की जो पुस्तक है उसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मोहम्मद इकबाल हमसे एक बार बोले थे कि आप एक राष्ट्रभक्त हैं और जिन्ना एक क्या है, राजनीतिज्ञ हैं। तो ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब? 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह और क्रिप्स मिशन 1942 में। यही दो पढ़ना है, इसके बाद आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके उस मतलब कब आया, क्यों आया? ठीक है, तो याद रखिएगा कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में इस प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया और व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। जो अगस्त प्रस्ताव आया था, ठीक है, इसको क्या किया गया था, ये कांग्रेस ने इसको पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है, इसके अगस्त प्रस्ताव को। अब इसी के मतलब इसमें क्या आया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह आया था। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, ये डेट याद रखिएगा। तीन चीजें याद रखेंगे कि प्रथम ये सत्याग्रही कौन थे। तो प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। दूसरे से सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। तो इन्हीं तीनों लोग का नाम याद रखेंगे, प्रथम सत्याग्रही, द्वितीय, तृतीय। तो ये कौन थे? अब देखिए प्रारंभ कब हुआ था ये सत्याग्रह? 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ हुआ था। कब? 17 अक्टूबर 1940 में प्रारंभ हुआ था। क्यों प्रारंभ हुआ था? प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति क्या थी? ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध था। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में क्या चीजें याद रखेंगे? तीनों सत्याग्रही का नाम याद रखेंगे। पहला विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ये तो याद ही होगा विनोबा भावे को। जवाहरलाल नेहरू भी याद रहता होगा। ब्रह्मदत्त याद रखिएगा, ब्रह्मदत्त क्वेश्चन में आ गया था। ठीक है, तीनों ही लोग आए गए थे। ठीक है, अब देखिए गांधी जी को के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किसने कहा? तो लॉर्ड नेतृत्व ने, जो इसका कार्यकाल था 1936 से 43 के बीच में, लगभग इसी के कार्यकाल में महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी। ठीक है, चाहे आप देख सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, हर चीजें इसी के कार्यकाल में। तो लॉर्ड नेतृत्व, इसीलिए एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि ये किसके कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन तो लॉर्ड नेतृत्व के कार्यकाल में, क्योंकि 1993 से वो 1936 से 1943 के बीच में था ये। अब देखिए यहाँ पर क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ये भी क्वेश्चन आता है कि पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा गया था? तो ये गांधी जी के द्वारा पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन को कहा गया था। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ये क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन के बारे में थोड़ा सा आईएएस 2010 में क्वेश्चन ये भी आया हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम के ये क्रिप्स मिशन के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो दोनों लोग का नाम याद रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्रिप्स मिशन 1942 के अध्यक्ष कौन थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, इन्हीं ये अध्यक्ष थे। इसमें कहा क्या गया था? संविधान निर्मात्री परिषद के गठन का उल्लेख किया गया था कि जब क्रिप्स मिशन आया था इसमें बताया गया था कि संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा
अब दूसरा, युद्ध के बाद डोमिनियन का दर्जा दे। अब देखिए यहाँ पर क्या, क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहने का मतलब क्या था, क्योंकि ये 1929 में आप देखे होंगे भारत ने मतलब कांग्रेस ने पहले ही कहा था कि हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। 1929 में ही डोमिनियन स्टेटस छोड़ दिया गया था, और अब ये जाके 10 से 12 साल बाद क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि डोमिनियन स्टेटस आपको दे दिया जाए। जो चीज हमने पहले ही छोड़ दिया, आप ये जो कीबोर्ड वाली ऐसे एग्जांपल ले लीजिए, आप कीपैड वाली मोबाइल जब छोड़ चुके हैं, अगर आपसे अब कोई कहे कि आप कीपैड वाली मोबाइल दोबारा ले लीजिए, क्या आप स्वीकार करेंगे? अब तो आप टच मोबाइल जो मतलब स्क्रीन वाला वो चलाने के आदी हो चुके हैं। तो वही यहाँ भी लागू होता है। डोमिनियन का राज्य का दर्जा तो हमने पहले ही अस्वीकार कर दिया था, 1929 में ही स्वीकार कर दिया था। ठीक है, जो लाहौर अधिवेशन ही हुआ था वहां पर, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में। ठीक है, अब यहाँ पर इसीलिए गांधी जी ने कहा ये पोस्ट डेटेड चेक है। ठीक है, मतलब ये चेक पुराना ही हो चुका है। तो युद्ध के बाद डोमिनियन, अब यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि युद्ध के बाद डोमिनियन राज्य का दर्जा किस मिशन में दिया गया, तो क्या क्रिप्स मिशन में डोमिनियन दिया नहीं गया, दर्जा देने की बात की गई। युद्ध के बाद डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा भारत को। ठीक है, ये क्रिप्स मिशन में बताया गया। संविधान निर्माता परिषद में ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, इसमें बताया गया। ये अभी इनके ये चल रहा है। ठीक है, वायसराय की नई कार्यकारी परिषद में भारतीय जनता के प्रमुख प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। ठीक है, जो मतलब वायसराय की जो कार्यकारी परिषद होगी उसमें बोला गया जो भारत के लोग हैं, भारतीय जनता है, उसके प्रमुख वर्ग जो लोग हैं वो शामिल होंगे। कुछ बिंदु और देख लेते हैं। भारत के लिए आश्वासन क्या दिया गया, किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। कि बोला गया कि यह भारत किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा, तो ये डोमिनियन का स्टेटस क्यों दे रहे हैं, सब स्वतंत्र कर दीजिए। ठीक है, तो ये इसमें सिर्फ क्रिप्स मिशन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यही बार बार पूछा जाता है कि इसमें डोमिनियन का स्टेटस का दर्जा देने की बात की गई थी। हाँ, ये सही है स्टेटमेंट, डोमिनियन की ही बात की गई थी, पूर्ण स्वतंत्र इसमें स्वतंत्रता इसमें नहीं बताई गई थी। ठीक है, संविधान क्या किया गया था, निर्मित करने का अधिकार भारतीयों को होगा। ठीक है, मतलब सब कुछ कर लो, आप ही कर लो, इनका कहने का मतलब आप सब कुछ करो लेकिन ऊपर से हम ही राज करेंगे। ठीक है, युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद का गठन होगा। संविधान निर्मात्री परिषद में कौन कौन होगा, ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य लोग होंगे, और देशी रजवाड़ों के नामांकित प्रतिनिधित्व होगा। देखिए देशी रजवाड़ों को इसमें रखे गए हैं। ठीक है, क्यों देशी रजवाड़े मतलब क्या है, भारत को कई टुकड़ों में विभाजित करना। ठीक है, यही नियम इनका सबका चला। अगर जब तक देशी रजवाड़े रहते, ठीक है, तब तक वो क्या करते, अपनी शक्ति के बल पर कई टुकड़े कर देते। ठीक है, तो ये भी एक बहुत मिस्टेक की चीज थी इसमें क्रिप्स मिशन में। ठीक है, देशी रजवाड़ों को नामांकित प्रतिनिधि, ठीक है, शामिल किए गए। ठीक है, तो याद रखेंगे किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। क्रिप्स मिशन में ये कहा गया, निर्मित करने का अधिकार भारतीयों को होगा। युद्ध के बाद एक निर्मात्री परिषद का गठन होगा, संविधान निर्मात्री परिषद में। ठीक है, तो ये बस अभी क्रिप्स मिशन तक कितना ही है। ठीक है, आगे आप अब देख लीजिए, क्रिप्स मिशन के बाद लगभग 2 लेक्चर और बचेगा, भारत आजाद हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा लेक्चर नहीं बचा है, 2 से 3 लेक्चर और है। ठीक, और वो तो एक जो लेक्चर आएगा उसमें तो लगभग पॉलिटी का ही चार्टर एक्ट ये सब है, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको हम उसमें भी पढ़ा चुके हैं, हिस्ट्री मतलब आगे भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, पॉलिटी में पढ़ाए थे। ठीक, तो यहाँ पर बस इतना ही। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।